Welcome बच्चों, and today we are back with the next lecture. That is going to be the lecture number 12 from the chapter of electrostatics. क्लास 12 की फिजिक्स में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं आज लेक्चर नंबर 12 पर, और टॉपिक होने वाला है आज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम इस चैप्टर में क्या क्या सीख रहे हैं, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देखो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की कि चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी उनकी आप कह सकते हो एक तरीके से। और भी थी दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या चार्ज की जो वैल्यू होती है वो चार्ज के स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। ये अलग चीज़ें थी, लेकिन जो मेन अभी चल रहा है वो क्या है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। फिर आपने सीखा कि चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। अभी वो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि चार्ज के साथ एक और प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया वो थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमें क्या समझ आता है, ये चीज़ हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग सजा लो बेटा। आज के लेक्चर की हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, जिसमें से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो सीखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फर्स्ट हेडिंग of today's lecture. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोल सकते हैं हम इसको। मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है, सपोज आई एम हैविंग अ सरफेस लाइक दिस। ये कोई सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा? इस सरफेस से 90 डिग्री पर होगा ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर। तो सरफेस से 90 डिग्री पर ये वाला डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लो मेरे पास कोई सरफेस है यहाँ पर ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर। ओके, अब इस डायरेक्शन में आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और कितनी पास हो रही हैं। मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक पास हो रही है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग फ्लक्स आ जाएगा। अगर दो लाइन पास हो रही हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग फ्लक्स आ जाएगा। ज्यादा लाइन पास हो रही हैं तो अकॉर्डिंग टू दोज नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द एरिया या परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्रॉस कर रही है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज, मैं ये नहीं बोल रहा इट इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था वो यूज हो रहा है यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। सरफेस का मतलब यहां पर आपको उस सरफेस का एरिया कंसीडर करना है। क्रॉसिंग अ सरफेस, ब्रैकेट में लिख देते हैं एरिया, क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस, क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली, ये कह सकते हो आप यहां पर। लेकिन इस फ्लक्स को, ये जो फ्लक्स आपने लिखा है कि फ्लक्स इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। बट इस फ्लक्स का कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ, फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है? किस फॉर्मूले से आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे? फ्लक्स का सिंबल लेंगे हम फाई। द सिंबल फॉर द फ्लक्स इज गोइंग टू बी फाई। ठीक है, फाई, PHI, फाई। सिंबल इज दिस।
ग्रीक लेटर होता है फाइ। इस सिंबल से आप फ्लक्स को डिनोट करोगे। और फ्लक्स कैसे मेजर करते हैं? फ्लक्स मेजर करने का फॉर्मूला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिनोट करती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा कुछ ना कुछ। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिनोट करती है यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहां पर है कौन सा वाला? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस पे बार बार मैं एम्फेसिस दे रहा हूं, बार बार इस पे जोर दिया जा रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स इज गिवन एज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस सरफेस। इस सरफेस का जितना भी एरिया है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अच्छा, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अभी आप अगर फ्लक्स भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज द कंप्लीट नेम इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरा नाम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सिंबल इज फाइ, तो मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला। बच्चों ये परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग ये परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और सरफेस एरिया मल्टीप्लाई करा, जो भी सरफेस है उसका एरिया, S इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। ये फॉर्मूला आपको बताएगा कितना फ्लक्स है। और ये चीज आपको क्या बता रहा है कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली एंड इट इज मेजर्ड एज the product of electric field crossing through the given area multiplied by the area of this surface, and remember that electric field crossing through the area must be in perpendicular direction या must be normal to the surface। perpendicular direction को बोलते हैं normal। किसी भी surface का अगर आप perpendicular ले रहे हो तो उसे बोलते हैं normal। फिजिक्स में इसके लिए normal वर्ड यूज होता है। ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो सपोज मेरे पास ये एक एरिया है, दिस इज अ एरिया। अब इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये हुआ ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द एरिया। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करा दो। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा कि इस एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है। अब याद रखिए ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो सरफेस है यहाँ, ये सरफेस यहाँ पर कोई किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस रियल में भी रखा हो सकता है और ये आप इमेजिनरी सरफेस भी ले सकते हो। दिस सरफेस कैन बी इमेजिनरी सरफेस एज वेल और इट कैन बी द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट or it can be the surface of any object, या फिर ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है सरफेस के बारे में। ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया मिला, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। हो सकता है आपके माइंड में वो आ रही हो और हो सकता है अभी तक आपके माइंड में वो चीज़ ना आई हो कि क्या ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस से 90 डिग्री पर ही जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर ही जाएगा, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस ही जाएगा। क्या यह जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस जाए? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी और डायरेक्शन में चला जाए तो फ्लक्स नहीं होगा? उसका देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। सपोज ये मेरा सरफेस है और इसका नॉर्मल डायरेक्शन तो यही रहेगा, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। लेकिन मान लो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, मतलब इट इज क्रॉसिंग द सरफेस एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पर उसके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे थीटा एंगल पर जा रहा है। इसको फिर से आप समझ लो, इसका नॉर्मल तो इधर था ना, द नॉर्मल ऑफ द इलेक्ट्रिक, द नॉर्मल टू द सरफेस इज दिस,
नॉर्मल इधर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, नॉर्मल का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर लेता हूँ लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये नॉर्मल का डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन टू द नॉर्मल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक एंगल आ गया ना, दिस इज द एंगल। अगर ये सिचुएशन बन जाए, दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम, ये वाली सिचुएशन हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी है। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है तो उसका कोई कंपोनेंट तो आएगा जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लेंगे, हम कंपोनेंट लेंगे तो वो कंपोनेंट देखते हैं जो नॉर्मल टू द सरफेस आएगा। एक कंपोनेंट तो इसका ये होगा, ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट। जिधर एंगल थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है बच्चों? उधर कंपोनेंट आता है कॉस कंपोनेंट। तो ई कॉस थीटा ऐसे यहां से यहां तक ऐसे मार्क होगा, वैसे बस मैं इधर ही मार्क कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो ई कॉस थीटा इसका नॉर्मल कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा। उस कंपोनेंट की मुझे अभी कोई भी जरूरत नहीं है, एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा ऐसे लाइक दिस, यहां से यहां तक, फ्रॉम हियर ऐसे लाइक दिस ये जाएगा। अभी ये वाली लाइन हटा देते हैं फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द डायग्राम। ये वाला कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। क्या ये वाला कंपोनेंट इस सरफेस को कैसे भी क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। ध्यान दो, वर्ड क्रॉस, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को क्रॉस करता है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा क्या इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है? बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा है। ई साइन थीटा किस तरीके से जा रहा है? ई साइन थीटा ऐसे, इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। ई cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा वो ही फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स के लिए। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस। ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के टेंजेंशियल होता है उससे कोई फ्लक्स नहीं आता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है फ्लक्स उसी से आता है। दैट इज व्हाई द वर्ड परपेंडिकुलर हैज बीन रिटन ओवर हियर। तो अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, बेसिक फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है। तो बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हम ये फ्लक्स। तो यहां पर फ्लक्स कितना है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना है? ई साइन थीटा या ई कॉस थीटा, वो है ई कॉस थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई कॉस थीटा। एंड द एरिया ऑफ दिस सरफेस, मान लो इस पूरे सरफेस का एरिया है एस। ये फॉर्मूला हो गया यहां पर, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एज अ फॉर्मूला आप इसको याद करेंगे, एज अ फॉर्मूला है ना। देखो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज, थीटा क्या होता है ये भी तो समझना है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो, ये थीटा नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में एंगल थीटा आ रहा है। सो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट इज ई? E is electric field intensity over here. And what is S? S is the area of surface through which electric field lines are crossing. Area of surface through which electric field lines are crossing. पूरा लिख लो आप. Area of surface through which electric field lines are crossing. ये तीनों चीज इस फॉर्मूले में मेंशन्ड है। फाई क्या बन गया? फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लूं?
ई एस कॉस थीटा। और फाइनली कैन दिस फॉर्मूला बी रिटन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया? यस, जैसे कि ए बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी, वैसे ही ई एस कॉस थीटा हो गया ई डॉट एस। इसका मतलब मैंने एरिया को यहाँ पर एज अ वेक्टर लिया है। हाँ, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिया जा सकता है, और अगर आप एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ले रहे हो तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का डायरेक्शन होता है, अगर ये एरिया है जिसको आपको एज अ वेक्टर लेना है, तो एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाले डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस वाले डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एस, याद रखना यहाँ पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एस। तो आप चाहो तो यहाँ पर इस डायग्राम में इस लाइन के ऊपर एक एरो मार्क करके एस लिख सकते हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एस नॉर्मल टू द सरफेस। ये कंप्लीट डायग्राम के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और इस फॉर्मूले के अंदर हर सिंबल का मीनिंग, स्पेशली थीटा का मीनिंग आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहेगा, एस सरफेस एरिया याद रहेगा, बट थीटा एंगल तो याद रहेगा, लेकिन वो एंगल किस किस के बीच में बना है ये याद रखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डायरेक्शन, या उनके बीच का एंगल थीटा है। ओके, ये है बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये कहां से आया? दिस फॉर्मूला हैज बीन रिटन यूजिंग डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन जो यहां सीखी है हमने, ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली। उस डेफिनेशन से तो ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है। तो ये फॉर्मूला डेफिनेशन से आया है, और इस डेफिनेशन से जो फ्लक्स कैलकुलेट होता है वो आप किसी भी सरफेस एरिया के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो सरफेस सिमेट्रिकल हो, नॉन सिमेट्रिकल हो, या वो सरफेस क्लोज्ड सरफेस हो या ओपन सरफेस हो। मतलब सरफेस बहुत तरह के होते हैं, सरफेस कैन बी क्लोज सरफेस, इट कैन बी ओपन सरफेस। सरफेस सिमेट्रिकल भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं कि क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस क्या होते हैं। क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस, मतलब सरफेस कैन बी क्लोज एज वेल एज ओपन। क्लोज्ड सरफेस क्या है बेटा? ऐसा सरफेस जिसने अपने अंदर कोई रीजन एनक्लोज कर लिया हो, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हो, किसी वॉल्यूम को उसने अपने अंदर बंद करा हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। अ सरफेस दैट encloses a volume, वॉल्यूम मतलब स्पेस, अ रीजन। और ओपन सरफेस क्या है? ओपन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके दोनों तरफ खाली रीजन पड़ा है, उसने किसी भी रीजन को एनक्लोज नहीं किया। ठीक है, इट डज नॉट एनक्लोजेस अ वॉल्यूम, ये किसी रीजन को बंद नहीं कर पाया, ये कह सकते हो। इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे कि देखो, अभी मेरे पास ये एक सरफेस तो है, दिस इज अ सरफेस। क्या इस सरफेस ने अपने इस साइड कोई स्पेस बंद करा, या इस साइड कोई स्पेस, कोई रीजन को बंद किया? नहीं करा ना। अगर नहीं करा इसने ऐसा, तो फिर ये एक ओपन सरफेस है, दिस इज अ ओपन सरफेस। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सरफेस है, सपोज ये बोतल, ये सिलेंड्रिकल शेप की बोतल है, तो इसका ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस ने अपने अंदर कुछ तो स्पेस बंद करा है, उस स्पेस में या तो एयर है या पानी भर लेते हैं हम, वाटर भर लेते हैं, तो इसने इस स्पेस के अंदर कुछ तो बंद करा है। दैट इज व्हाई दिस cylindrical curved surface will be considered as a closed surface। ये डिफरेंस होता है closed surface में और open surface में। अब सरफेसेस सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट के अबाउट अगर आप इधर भी देखो तो सरफेस एक जैसा दिखेगा, या एक लाइन के अबाउट आप सरफेस इधर भी देखो एक जैसा दिखेगा। लेकिन अगर सरफेस दोनों साइड एक जैसा ना दिखे, किसी पॉइंट या किसी लाइन के अबाउट या किसी सरफेस के अबाउट एक जैसा सरफेस ना दिखे दोनों साइड, तो वो नॉन सिमेट्रिकल सरफेस हो जाएगा। सरफेसेस कैसे भी हों,
ये हर सरफेस पर एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आने वाला फॉर्मूला, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट भी कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी सामने लिखा है, तो हाथों हाथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, देख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में सीखी थी, न्यूटन पर कूलम। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। आगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है, साइन कोस टैन, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, दे आर यूनिटलेस। तो एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी एसआई यूनिट हो गई है। साथ साथ क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आया है, डॉट प्रोडक्ट से आने वाली चीजें स्केलर क्वांटिटी होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेडिंग में ही लिख देता हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आपने स्टार्टिंग में पढ़ी कि चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था। दूसरा आपने पढ़ा कि चार्ज के साथ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी था। तीसरा अभी हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज का फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल इसको माइंड में बिठा लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं होता, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी यहाँ तक जितना हुआ है इसके आप नोट्स अपने रजिस्टर में लिखिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस करा है। आई सजेस्ट कि वीडियो को यहाँ पॉज करो, नोट्स को अपने रजिस्टर में कॉपी करो, मेंशन करो, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे समझ में आएगा। यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर, ओके। बाय द टाइम मैं भी आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है आपने इसको कॉपी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसको रब करके। अब चलो देखो एक चीज चेक करते हैं यहाँ पर कि सपोज ये एक चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू है मान लो 2 कूलम। 2 कूलम छोटा मोटा चार्ज नहीं होता बच्चों, 2 कूलम इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये चार्ज के चारों ओर एक एरिया है और ये चार्ज इस एरिया के सेंटर पे रखा हुआ है। ये एरिया कैसा है? स्फेरिकल शेप का एरिया। और ये 2 कूलम का चार्ज इस स्फेयर के सेंटर पे है और ये स्फेयर का सरफेस एरिया है। एंड लेट द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज r। और ये चार्ज कितना है? कैपिटल Q। आपको बताना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, E s cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस सरफेस और नॉट? यस, दे विल पास लाइक दिस। ऐसे पास होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दे विल पास लाइक दिस। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। 4 लाइन बना लिए मैंने, आप चाहो तो यू कैन ड्रॉ मोर नंबर ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, बिल्कुल ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, कितने सरफेस से पास होगा? S इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 pi r square, where r is the radius of the sphere। तो s की वैल्यू मुझे मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी मेरे पास आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पर कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एंड ये सरफेस से किस डायरेक्शन पे जा रहा है, 90 डिग्री। कहीं पे भी देख लो सरफेस से 90 डिग्री पर ही जाएगा, कहीं पर एक लाइन और बना के देख लो 90 डिग्री पर ही जाएगा, कहीं पर भी देख लो 90 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज यहां लिख कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर, 90 डिग्री, नो नॉट 90 डिग्री बेटा, ये एंगल थीटा नहीं है, दिस इज नॉट थीटा, ये थीटा नहीं है। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो नॉर्मल टू द सरफेस, देखो इस सरफेस का नॉर्मल भी तो इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो व्हाट इज थीटा ओवर हियर, थीटा ओवर हियर इज 0 डिग्री। cos 90 लिखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यहां पर है cos 0। एक बार और सुन लो, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो सरफेस का नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो व्हाट इज थीटा ओवर हियर, थीटा इज 0 डिग्री। cos 0 होता है 1, कुछ चीजें शायद कैंसिल हो जाएंगी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो फाई फील्ड आ गया q अपॉन एप्सिलॉन, या कह लो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q, या q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स जा रहा है, इतना फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे लिए, दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर अस। लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको समझाने वाला हूं। इतना फ्लक्स जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज चेक करके बताओ कि अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा और बढ़ा दूं, बड़ा स्फीयर यूज कर दूं, बड़ा स्फीयर, इससे भी बड़ा, यहां से ऐसे एक बड़ा स्फीयर यूज करूं, एक बड़ा स्फीयर यूज करेंगे लाइक दिस। ये वाला सरफेस मान लो पहला सरफेस था, सरफेस 1, और ये दूसरा सरफेस है उससे भी बड़ा, तो क्या इससे और ज्यादा फ्लक्स जाएगा या सेम फ्लक्स जाएगा या कम हो जाएगा? सोच के बताना आंसर, गिव मी द आंसर। लेकिन सोच के, थोड़ा सोच लो इसको, मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा। तो क्या लग रहा है, फ्लक्स ज्यादा जाएगा? बेटा फ्लक्स सेम जाएगा। अब चाहो तो सेम कैलकुलेशन करके देखो फिर से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए डिस्टेंस को आप कुछ और मान लो ना, यहां तक तो r था, अब यहां तक के डिस्टेंस को आप कैपिटल R ले लेना इस बार, कैपिटल R, और यही कैलकुलेशन करके देखो, यही कैलकुलेशन करके देखो। इस बार सरफेस एरिया भी बड़ा है, सरफेस एरिया तो बड़ा हो गया, लेकिन चार्ज से तो आप दूर निकल गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, सरफेस एरिया बड़ा हो गया। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा कि फ्लक्स वही आएगा। चेक करके देखो, मेरे कहने से चेक कर लो एक बार, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर, 1/ε टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 1/ε टाइम्स द चार्ज विदिन द स्फीयर, द चार्ज विदिन द स्फीयर, यही आंसर आने वाला है। इट मींस जिस सरफेस के अंदर चार्ज को आपने बंद कर रखा है, उस सरफेस के साइज का छोटा या बड़ा हो जाने से सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप चाहे तो नोट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जिस सरफेस ने भी चार्ज को एनक्लोज किया है, वो सरफेस अगर थोड़ा छोटा भी हो जाए या बड़ा भी हो जाए तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस जो चार्ज बंद है वो उतना ही रहे। वो सिर्फ चार्ज पे तो डिपेंड कर रहा है, वो उस पे ही डिपेंड करेगा बस कि कितना चार्ज अंदर है। अगर उस चार्ज को आपने चेंज कर दिया, 2 कूलम है तो 2 कूलम के अकॉर्डिंग फ्लक्स आएगा, और 4 कूलम कर दिया तो 4 कूलम के अकॉर्डिंग फ्लक्स आएगा ना फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ से समझ आ रही है। अब आगे देखो एक चीज़ और, कि क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से सोच सकता हूँ, इस तरीके से, फाई अपॉन एस इज इक्वल टू ई। ई क्या है यहाँ पर, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला।
ई को परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही मानो। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोच पाऊंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक अलग तरीके से सोचना सिखाता है। क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम है तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यहां पर देखो सरफेस एरिया कम है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, यहां पर सरफेस एरिया कम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस, क्योंकि इस सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा ना। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक अलग तरीके से समझा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में रिलेशन। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय माइकल फैराडे। ओके, तो ये चीज जो मैंने भी आपको समझाई, मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपको किसी भी 12th क्लास कि टीचर के थ्रू समझने के लिए मिलेगी, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको आप समझ लो और नोट्स में मेंशन कर लो। अब इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट टॉपिक इज गॉस थ्योरम। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी समझ में आ चुका है, और ये भी पता है कि ये फॉर्मूला डेफिनेशन से आया है, और ये फॉर्मूला हर तरह के सरफेस पर लगेगा, वो चाहे ओपन सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, सिमेट्रिकल हो, नॉन सिमेट्रिकल हो, सब पे लगेगा। और कैसे इस फॉर्मूले को किसी भी सरफेस पे अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल से, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से हमने समझ भी लिया है, और उस क्वेश्चन से कुछ चीज़ें और भी निकल कर आई, वो चीज़ें भी हमने समझ ली हैं कि फ्लक्स, अगर कोई सरफेस में किसी चार्ज को तुमने एनक्लोज कर रखा है तो फ्लक्स उस सरफेस के एरिया पे तो बिल्कुल, मतलब उस सरफेस के साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, कह सकते हो कि एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फ्लक्स क्या है, डेफिनेशन पे जाओ ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली। आप देखो कि भाई इस सरफेस से भी अगर मैंने 4 लाइन ड्रॉ करी है तो अगले सरफेस से भी तो 4 ही लाइन जाएंगी निकलकर। अगर छोटे वाले सरफेस से 4 लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो बड़े वाले सरफेस से भी 4 लाइंस क्रॉस करेंगी। एंड हाउ इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है तो फ्लक्स दोनों सरफेस का सेम होगा ना। आप चाहे तो एक सरफेस और बना लो सबसे छोटा, इससे भी 4 लाइंस जा रही हैं, तो चाहे सरफेस ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, तीनों सरफेसेस से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, क्योंकि तो इट मींस तीनों सरफेसेस से जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो बराबर रहेगा, और उसका आंसर यही रहेगा। हाँ, तीनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी। यहां से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया सबसे कम, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाएगा, यहां पर कुछ कम वैल्यू दिखाएगा, यहां पर और कम वैल्यू हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से जितना दूर जाते हैं कम होता चला जाता है। चार्ज से जितना दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है। वही चीज, ये फॉर्मूला, ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग सजा लो रजिस्टर में, और वो हेडिंग है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम का रोल क्या है यहाँ पर, उसको समझने से पहले थोड़ा एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, जिस प्रॉब्लम को गॉस ने सॉल्व कर दिया बहुत आसानी के साथ। वो प्रॉब्लम यहां पर है, वो प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले के साथ जो अभी अभी हमने सीखा है, phi इज इक्वल्स टू E डॉट S, या जिसको आप ये भी बोल रहे हो E S cos थीटा, ये बोल रहे हो ना। इस फॉर्मूले के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, चलो समझते हैं पहले। चलिए, गॉस थ्योरम की हेडिंग से पहले की चीज है तो अभी हेडिंग हटा देते हैं, अभी हेडिंग हटा देते हैं।
जो आपने लास्ट डायग्राम कराया, अगर मैं इस डायग्राम के साथ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, नॉर्मल इधर है, एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट क्या था, E cos थीटा, नॉर्मल इधर है, एंड इट्स सरफेस एरिया इज S, तो दिस इज द आंसर फॉर द फ्लक्स, जिसको आप लिख सकते हो E डॉट S। लेकिन अगर मैं इस एरिया को वेरी वेरी स्मॉल एरिया ले लूं, सपोज ये कंप्लीट एरिया लेना ही नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया लेना है, इस एरिया का नॉर्मल इधर ही है, ये नॉर्मल वाला डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में क्या है, वेरी स्मॉल एरिया ds, इट कैन बी टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज थीटा, तो इसका वो कंपोनेंट लो जो परपेंडिकुलर है, E cos थीटा, E cos थीटा ले लिया। अब स्मॉल एरिया से, सिर्फ इस वाले एरिया से, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स ही पास होगा, तो स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एरिया, क्रॉसिंग द स्मॉल एरिया, ये वेरी स्मॉल एरिया है, क्रॉसिंग द वेरी स्मॉल एरिया इज गिवन एज स्मॉल फ्लक्स को d फाई लिखें, d फाई लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस, वो E cos थीटा है, लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वो ds है, ये भी आ गया, तो d फाई इज इक्वल्स टू E ds cos थीटा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए इस पूरे एरिया से, पूरा एरिया, टोटल सरफेस एरिया मान लो S है, टोटल सरफेस से मुझे फ्लक्स चाहिए, तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको कैलकुलेट करना है। अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये था, देखो ये है सिमेट्रिकल सरफेस, अब समझ में आएगा आपको सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट। ये सिमेट्रिकल सरफेस है, ये चार्ज जो अंदर बंद है इस सरफेस के लिए सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, इस चार्ज से इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ या किधर भी जाओ, जिधर भी जाओगे सरफेस एक जैसा है, इट इज अ स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर पे है चार्ज, तो ये तो सिमेट्रिकल सरफेस है। बट यहाँ पर ये एक सरफेस है बड़े टेढ़े मेढ़े शेप का, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर हर अलग पॉइंट पर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस के डायरेक्शन से अलग एंगल बनाता हो। यहाँ पर तो हर जगह, आप चाहे यहाँ देख लो, आप चाहे यहाँ देख लो, आप चाहे यहाँ देख लो, कहीं पर भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन में है, हर बार एंगल जीरो है। हो सकता है यहाँ पर हर बार एंगल जीरो ना हो। ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट द टोटल फ्लक्स। तो डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा, इधर ई ds cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर। और फाइनली क्योंकि है ई ds cos थीटा को हम e डॉट ds भी लिख सकते हैं, तो फाइनली इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो e डॉट ds का इंटीग्रेशन विल गिव यू द फ्लक्स। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये सरफेस इंटीग्रेशन कहलाता है। देखो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, बेटा आप चाहे मैथ्स के बालक हो या बायोलॉजी के बालक हो, वेदर यू आर फ्रॉम पीसीबी स्ट्रीम और पीसीएम स्ट्रीम, आपने जितनी भी कैलकुलस सीखी है ना 11th या 12th में फिजिक्स पढ़ने के लिए या एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उस पूरी मैथमेटिक्स में जो भी इंटीग्रेशन आपने सीखा है वो सरफेस इंटीग्रेशन तो अभी तक नहीं सीखा। और सरफेस इंटीग्रेशन जो टॉपिक है ना वो 11th 12th का है भी नहीं, वो ग्रेजुएशन के लेवल की मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो अगर वो सीखा ही नहीं है तो सरफेस इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसे करेंगे आप? जितना यहाँ पर ज़रूरत है इस चैप्टर में उतना हम सिखाएंगे, लेकिन वो सरफेस इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का होगा जो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, और वही हमारे सिलेबस में है। बट अगर सरफेसेस नॉन सिमेट्रिकल आ जाएं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? क्या हम उन क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, या वो नॉन सिमेट्रिकल सरफेस वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है? ऐसा तो नहीं है। नॉन सिमेट्रिकल सरफेस वाले क्वेश्चंस भी सिलेबस में आ सकते हैं, उनके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
उनको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है गॉस ने, और यहाँ से स्टार्ट होता है गॉस थ्योरम का टॉपिक। ये प्रॉब्लम गॉस ने सॉल्व करी है हमारी, कि अगर इंटीग्रेशन ये वाला करना है आपको नॉन सिमेट्रिकल सर्फेसेस का, और वो आपसे करना नहीं आता है, तो फिर गॉस के पास आ जाओ। गॉस भाई साहब एक ऐसे भाई साहब हैं जिन्होंने हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दिया है, और एक लाइन में सॉल्यूशन आता है गॉस थ्योरम से। इस फ्लक्स का सॉल्यूशन एक लाइन में आता है गॉस थ्योरम से। तो वो चीज़ हमारी नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होने वाली है। बट अभी यहाँ पर फ्लक्स की आपको एक और डेफिनेशन देने वाला हूँ। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम फ्लक्स को क्या बोल सकते हैं? देखो, फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी फ्लक्स निकालना है, मान लो मुझे यहाँ निकालना है फ्लक्स, तो क्या करूँ मैं? यहाँ पर आपको क्या करना है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क कर दो, यहाँ पर छोटा सा एरिया मार्क कर लो, वो ds होगा, E डॉट ds कर दो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो फ्लक्स पता चल जाएगा यहाँ से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। इसी को अगर आप वर्ड्स में लिख दें तो दैट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखें? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज सरफेस इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल? इलेक्ट्रिक फील्ड का। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, लिख लो आगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। ये भी एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, यूजिंग दिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये भी बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके, तो अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दीज नोट्स इन योर रजिस्टर। विदाउट नोट मेकिंग कोई क्लास नहीं होगी। कुछ समझ में नहीं आएगा फिजिक्स में अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो। नोट्स बनाओ, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ। अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेते हैं। बाय द टाइम मैं एक स्क्रीनशॉट आपके लिए ले लेता हूँ, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वही हेडिंग जो अभी लिखी थी हमने, गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट हेडिंग to be decorated in the register is Gauss theorem. गॉस थ्योरम, तो ही वॉज अ साइंटिस्ट जिसका नाम गॉस था। उसने क्या बताया? उसने हमें बताया है कि अगर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. This is the statement of Gauss theorem. ये Gauss theorem का स्टेटमेंट है। याद कर लो, एक लाइन का स्टेटमेंट है। What is Gauss theorem saying? It is saying that electric flux through a closed surface, very important point, through a closed surface, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये थ्योरम, Gauss theorem, ओपन सरफेसेस पर नहीं लगता, ये सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस पर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by this surface। अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा था ना, जरा देखो पेजेस टर्न करके अपने रजिस्टर में। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करा है कि हमारे पास एक चार्ज था
Q जिसकी वैल्यू 2 कूलम ली थी वैसे, और उसको हमने बंद कर दिया था एक स्फीयर में, एक स्फीयर में बंद कर दिया था, तो ये क्लोज्ड सरफेस है ना, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। अब इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्या आंसर आया था? अब दोबारा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन हो चुकी है। क्या आंसर आया था? 1/ε टाइम मल्टीप्लाइड बाय Q। आप चेक करो, यही तो लिखा है यहाँ पर, ये तो बोल रहा है गॉस थ्योरम, और कुछ बोल ही नहीं रहा वो। और ये कहाँ से आया था? ये डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन थी गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वहां से रिजल्ट आया है। गॉस थ्योरम भी यही बोल रहा है, मैं गॉस थ्योरम कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये जो बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करके आया है गॉस थ्योरम ने उसको डायरेक्टली अपना स्टेटमेंट बना दिया। बट याद रखना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस ओनली। ये भी तो क्लोज्ड है ना, ये गॉस थ्योरम ओपन सरफेस पे नहीं लगेगा, इट विल नॉट बी अप्लाइड टू ओपन सरफेसेस। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सरफेस ने चार्ज को अपने अंदर बंद कर लिया है, चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज कर लिया है, अब आपको पता करना है कि इस चार्ज से इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप सीधा सीधा क्या करो, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, ये फॉर्मूला है। 1/ε times the charge enclosed, Q is the charge enclosed over here, this is the formula for electric flux, direct calculate, एक लाइन में आंसर। अगर ये चार्ज जिस मीडियम में रखा है वो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम कोई और है तो उस मीडियम का एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, उस मीडियम का एप्सिलॉन आएगा फिर यहाँ पर। ठीक है ना, परमिटिविटी क्या होता है, कूलम्स लॉ वाले लेक्चर में जाकर देखो अगर नहीं पता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर मीडियम फ्री स्पेस है और अगर कोई और मीडियम है, मान लो चार्ज को आपने किसी ऑयल में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो वाटर की परमिटिविटी लगाएंगे यहाँ पर। क्या यहाँ पर गॉस थ्योरम ने ये बोला कि क्लोज्ड सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए? ये तो नहीं बोला। क्लोज सरफेस कैसा भी हो, सिमेट्रिकल हो कि नॉन सिमेट्रिकल हो, चलेगा। इट मींस इस सरफेस में ये चार्ज सेंटर पे हो या कहीं और हो, जब तक चार्ज क्यू रहेगा फ्लक्स का फॉर्मूला यही आता है, मतलब चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इन अ सरफेस will not change the value of electric flux passing through the surface। इसको भी नोट करके मेंशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट बोला मैंने, कॉपी कर लो, क्या पॉइंट बोला है? पॉइंट बोला है कि changing the position of the charge within a closed surface will not change the value of the flux crossing through that surface due to this charge। ओके, ये बोला। और फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा किसी सरफेस से, वो सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज पे डिपेंड करता है जो चार्ज अंदर बंद हुआ है। बाहर कोई चार्ज होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कितना फ्लक्स हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स इस सरफेस से जो पास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड, इससे पता चलेगा आपको। ओके, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी बोल दिए हैं भैया, कॉपी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी करो इनको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरम से हम किस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं जरा वो देख लें। चलिए देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो हो गया, इस स्फीयर के अंदर चार्ज को एनक्लोज करा है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं किसी चार्ज को सिलेंडर के अंदर बंद कर लूं, ये सिलेंड्रिकल बोतल है मेरे पास, सिलेंडर के अंदर चार्ज डाला, अब पूछ रहे हैं कि आपसे इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। तो क्या यहाँ पर ये बताया कि सरफेस का शेप क्या होना चाहिए? दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ऑल क्लोज सरफेसेस, वो स्फीयर हो, वो सिलेंडर हो, वो क्यूबॉइड हो, वो कुछ भी हो, बस क्लोज होना चाहिए। वो क्लोज होगा तो फिर चार्ज इसके अंदर आप चेक करो कितना बंद है, क्यू चार्ज बंद है, अगर फ्री स्पेस है तो फ्लक्स विल बी 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं सिलेंडर को छोटा कर दूं, लो कर दिया छोटा, तो क्या फ्लक्स बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नॉट ऑन द साइज ऑफ द सरफेस। उसके साइज पे डिपेंड ही नहीं करना है, तो फ्लक्स अब भी उतना ही रहेगा। क्यूबॉइड ले लो, क्यूब ले लो, ये एक क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। इस क्यूब के अंदर चार्ज को बंद कर लेते हैं, ये हो गया इस क्यूब के अंदर चार्ज बंद। अब आप चाहे इस चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रखो या कहीं भी रखो, फ्लक्स कितना पास होगा इस क्यूब से?
इस क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। इस बार चार्ज एनक्लोज हुआ है कैपिटल क्यू, तो मैंने कैपिटल क्यू लिख दिया। दिस इज गोइंग टू बी द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। क्या ये गॉस थ्योरम सिर्फ उन्हीं सरफेसेस के आंसर देता रहेगा जो क्लोज्ड होते हैं? क्या हम ओपन सरफेस पे भी लगा सकते हैं? भाई डेफिनेशन स्टेटमेंट तो गॉस थ्योरम का बोल रहा है कि तुम बस क्लोज सरफेस पे लगाना इसको, लेकिन अगर सरफेसेस सिमेट्रिकल हो तो थोड़ा सा माइंड लगाकर, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना बढ़ाकर आप गॉस थ्योरम को ओपन सरफेसेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके आंसर देने के लिए भी यूज कर सकते हो। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन लो कि स्टेटमेंट तो गॉस थ्योरम का ये बोल रहा है कि इसको क्लोज्ड सरफेसेस पे ही लगाना है, लेकिन अगर ये क्लोज्ड सरफेसेस कैसे हो? सिमेट्रिकल। इफ क्लोज्ड सरफेसेस आर सिमेट्रिकल, तो फिर आप उस क्लोज सरफेस के किसी एक पार्ट को उठा लो। अब किसी एक पार्ट को उठाओगे तो वो ओपन सरफेस बन जाएगा ना, वो तो ओपन सरफेस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, अभी तो क्लोज सरफेस है। क्यूबॉइड के मान लो अंदर चार्ज बंद है सेंटर पे, इसके इस बार सेंटर पे लेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल लगाना है ना चीज़ों को, तो चार्ज सेंटर पे रहेगा तो ही सिमेट्रिकल बनेगा। सेंटर पे इसके चार्ज रख दिया, फ्लक्स कितना पास हो रहा है? अगर चार्ज क्यू है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। मैंने इसका एक पार्ट लेना है, एक पार्ट कोई सा एक सरफेस होता है, कोई सा एक सरफेस उठा लो, ये वाला सरफेस उठा दिया। मुझे पता करना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। क्या मैं गॉस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ? एक सरफेस मतलब ये फ्लैट सरफेस, ये तो ओपन सरफेस हो गया ना, इस अकेले फ्लैट सरफेस ने तो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करा, ये ओपन सरफेस है, अब ये क्लोज सरफेस नहीं है। क्या इसका आंसर गॉस थ्योरम देगा? थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बढ़ा लो, थोड़ा सा ज़्यादा माइंड लगा लो, गॉस थ्योरम इसका भी आंसर देगा। कैसे देगा? चेक करते हैं। देखो बेटा, काउंट करो क्यूबॉइड के पास कितने सरफेसेस होते हैं। क्यूबॉइड के कितने सरफेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 एक से, क्योंकि सिमेट्रिकल चीज़ें हैं। चार्ज सेंटर पे है तो 6 के 6 सरफेसेस से चार्ज का डिस्टेंस भी बराबर। अगर चार्ज सेंटर पे है, सपोज इस चार्ज को मैं सेंटर पे मार्क करूँगा, क्यूबॉइड क्यूब के, तो जितना दूर ये चार्ज इस वाले सरफेस से है, उतना ही दूर इस वाले सरफेस से है, उतना ही दूर इस वाले सरफेस से है, और उतना ही दूर इस सरफेस से है। 6 के 6 सरफेसेस से उतना ही दूर है। अब अगर 6 सरफेसेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो व्हाट विल बी द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू वन सरफेस? इसका आंसर बताओ। थ्रू वन सरफेस, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू वन सरफेस कितना होगा? फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू वन सरफेस, दिस फ्लक्स इज क्रॉसिंग थ्रू 6 सरफेसेस व्हिच आर आइडेंटिकल टू दिस चार्ज। तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू वन सरफेस विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ये तो 6 सरफेसेस का है, एक सरफेस से कितना होगा? डिवाइडेड बाय 6। आंसर इज गोइंग टू बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। इतना फ्लक्स क्रॉस करेगा एक सरफेस से, 5 डैश लिख रहा हूं इसको क्योंकि 5 इसके लिए था। इतना फ्लक्स क्रॉस करेगा एक सरफेस से। आ गया आंसर। मतलब अगर इस क्वेश्चन को आपसे डायग्रामेटिकली पूछा जाता तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा होता, एक सरफेस का डायग्राम बनाएंगे ना, बाकी के 5 सरफेसेस हटा दो, एक सरफेस हटा दिया, 2 3 4 5 सारे सरफेस हटा दिए, चार्ज वही है जहां था, एक ही सरफेस रह गया, ये चार्ज देखो कहां पर है, चार्ज ठीक इसके सेंटर के ऊपर है। अगर इस स्क्वायर प्लेट की साइड ए है तो चार्ज इससे कितनी ऊपर रखा होगा? a/2 ऊपर रखा होगा ना। सपोज ये एक क्यूबॉइड था, इसका सिर्फ नीचे का सरफेस रह जाए, मान लो ये सरफेस रह गया, इधर की दीवार भी हटा दी, इधर की भी हटा दी, इधर की भी हटा दी, इधर की भी हटा दी, और ऊपर वाला भी हटा दिया सरफेस, तो ये रह गया ना। अब चार्ज यहाँ पर है, अगर इसका एक साइड ए था, यहाँ तक था ना वो साइड, सेंटर तो यहाँ a/2 पे होगा, तो सेंटर के ऊपर रखा है, a/2 पे रखा है चार्ज। इस एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे 6 सरफेसेस से फ्लक्स पास होता था,
Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं ना। तो एक सरफेस से कितना होगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये सिमेट्रिकल चीजें हैं, ये सिमेट्री से आंसर आया है। तो इफ क्लोज्ड सरफेसेस आर सिमेट्रिकल, तो आप उन क्लोज्ड सरफेसेस के किसी भी ओपन पार्ट का आंसर भी दे सकते हो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं एंड देन वी विल बी फिनिशिंग अप विद द लेक्चर टुडे। चलिए यहां तक आप कॉपी कर लें, बिकॉज आई नीड टू हैव सम स्पेस ओवर द बोर्ड। जल्दी से मैं भी एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख करता हूं। और आपको तो पता ही है ना कि ये स्क्रीनशॉट आपको कहाँ मिल सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी मिलने वाली हैं बहुत जल्द। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके बहुत सारे चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। चलो क्यूबॉइड को लेकर ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज ये एक क्यूबॉइड है, दिस इज अ क्यूबॉइड, और इस बार क्यूबॉइड के किसी एक सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया, यहां पर रख दिया क्यू चार्ज सरफेस पर। भैया ये एक क्यूबॉइड है, इसके यहां पर एक चार्ज रख दिया, यहां एक चार्ज रख दिया है। सपोज यहां पर एक चार्ज रख दिया है। जब मैं यहां पर चार्ज रखूंगा तो नाउ द क्वेश्चन इज, इस चार्ज से इस क्यूबॉइड के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फाइंड फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द क्यूबॉइड कह लो या क्यूब कह लो, यहां पर क्यूब कह लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस क्यूब। तो जब मैंने चार्ज को यहां रखा चार्ज को, आपको क्या लगता है कितना चार्ज इसने बंद करा। क्यू चार्ज यहां रखा, तो क्यू चार्ज में से आधा तो बाहर होगा, आधा अंदर। चार्ज को मानो एक छोटी सी बॉल जैसा मानो, जब उसे यहां लगाओगे तो वो आधी बॉल बाहर होगी, आधी अंदर होगी। अब जब वो ऐसे होगी तो आपको क्या लग रहा है, चार्ज इस क्यूबॉइड ने कितना बंद करा, Q by 2। एंड द फॉर्मूला फ्रॉम गॉस थ्योरम सेज दैट द फ्लक्स is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. And how much charge has been enclosed over here? Q. No, it is Q by 2. आधा अंदर आधा बाहर, तो Q by 2, तो फ्लक्स हो जाएगा Q upon 2 epsilon naught through this Q। समझ में आया? चलिए अगला करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम करते हैं कि अगर मैं इसी क्यूब पर इस चार्ज को रखने का तरीका थोड़ा और बदल दूं, इस बार चार्ज रखते हैं इसके एक एज पर, यहां क्यू चार्ज। अब आपको बताना है व्हाट इज, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस क्यू। ये क्वेश्चन इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस क्यू। अब फिर से चेक करो कि अगर मैंने चार्ज को यहां एक एज पर रखा है तो कितना चार्ज क्यूब के अंदर आएगा। सोचो, यहां पर रखा है इस बार एक चार्ज, यहां पर अगर मैं चार्ज रखूंगा तो आप देखो, एक क्यूब इसके बराबर में यहां, एक यहां, 4 क्यूब मिलकर इस चार्ज को एनक्लोज कर पाएंगे। आ रहा है ना समझ में? 4 क्यूब मिलेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक तो ये खुद है ही। वो 4 क्यूब इस चार्ज को एनक्लोज कर पाएंगे। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज आया, Q by 4। इसको मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चार्ज एक क्यूब इसके बराबर में मान लो, तो ये कितना चार्ज बंद हुआ, अभी आधा बंद हुआ है ना। चलो इस चार्ज को मैं अगर इस वाले एज से हटाकर, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द डायग्राम, इस वाले एज से हटाकर इस वाले एज पे बना लेता हूं। तो अभी तो आधा चार्ज बंद हुआ है ना, आधा तो अभी बाहर होगा। तो एक क्यूब और बनाओ यहां, और एक क्यूब और बनाओ यहां, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमने क्यूब्स बना लिए। ये 4 क्यूब ने मिलकर इस चार्ज को एनक्लोज करा है।
तो एक क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज आया, q/4, देन द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू वन क्यूब, ये ब्लैक वाला क्यूब, विल बी q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इज q/4, इतना फ्लक्स। इसको क्या लिखेंगे, q/4 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ देता हूं। क्या है वो क्वेश्चन कि भैया चार्ज को इस बार यहां रखूंगा, वर्टेक्स पे, इसके कोने पे, एक क्यूब के कोने पे चार्ज रखा है, वर्टेक्स पे, यहाँ इस कॉर्नर पे, इसको किसी भी एक कॉर्नर पे। तो इस क्यूब से, एक क्यूब से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, यहां रखा है चार्ज को, दिस इज अ क्यूब, यहां रखा है चार्ज इस जगह, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी मान लो, क्यू चार्ज रखा है। आपको बताना है कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा इस क्यूब से, सेम क्वेश्चन ये बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसा होमवर्क करें और आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आंसर क्या आया, आंसर में आपके क्या आया है जरूर बताएं। किस तरीके से बताओगे, जैसे मेरा ये आंसर है तो आप यहां पर बताओगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ऐसे लिख देना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के लिए, चलो एप्सिलॉन लिख दो, एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज के लिए क्यू लिख देना, ऐसे लिख देना आंसर। अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू लिख देना, और कुछ और आ रहा है तो वो लिख देना। ठीक है, इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर शेयर करके बताएंगे। अगर आपका आंसर गलत है तो उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया जाएगा। आंसर सही है तो वेल एंड गुड, इसका मतलब अच्छे से क्लास समझ में आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक स्फीयर है, चार्ज इसके सेंटर पे है कैपिटल Q, कितना फ्लक्स क्रॉस होगा इस स्फीयर से, अभी तो करा था सर, दोबारा पूछ रहे हो, ये फ्लक्स क्रॉस होगा। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लेते हैं। मैंने इस स्फीयर को कर दिया आधा, ऊपर का स्फीयर हटा दो, अब यहां पर चार्ज यहीं पर है Q। अब बताओ हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, हेमिस्फीयर से। अब कितना चार्ज बंद हुआ भाई, इस Q में से q/2 तो ऊपर गया और q/2 नीचे आ गया। तो नाउ हाउ मच फ्लक्स इज क्रॉसिंग थ्रू हेमिस्फीयर, 1 upon epsilon times the charge enclosed. Now the charge enclosed is q/2, q/2 तो बाहर गया, तो हेमिस्फीयर से इतना चार्ज, इतना फ्लक्स। इस तरीके के क्वेश्चन हम, देखो ये भी तो ओपन सरफेस बन गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ओपन सरफेसेस के लिए यूजिंग द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम गॉस थ्योरम से करा सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। इसके अलावा गॉस थ्योरम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता रहा है, और वही चीज़ें अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये गॉस थ्योरम के आगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी 13th लेक्चर विल बी अबाउट अ टॉपिक जिसमें हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। भाई गॉस थ्योरम ने ये बोला, हमने मान लिया, लेकिन इसे अच्छे से प्रूव करना है। सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए भी प्रूव करेंगे, नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए भी प्रूव करेंगे, और उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में, हमारे प्री बोर्ड में वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। तो आगे आने वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टॉपिक्स से पहले ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। ये टॉपिक्स जैसे आज की क्लास, इस क्लास में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ नहीं आ रहा है। बेटा क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ये क्लास देखो ना आज की। पहले इस क्लास से अपना गॉस थ्योरम का, अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बना लो, फिर एप्लीकेशन भी समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस तभी समझ पाओगे जब बेसिक्स क्लियर हो। ये हमारा होता है फिजिक्स पढ़ने का तरीका। पहले बेसिक्स को क्लियर करो, तब एडवांस्ड स्टडी पर जाओ। तो चलिए खैर, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे फिर करूँगा कि अगर आपको इन लेक्चर्स से अपने क्लास 12th की स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, और आपने अभी तक इस चैनल को फिजिक्स सीखो को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आई रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। और पूरी कोशिश है कि हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 31 होने वाली है, सो दैट जो इस बार बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं
2025 में 2025 में उनके बोर्ड के एग्ज़ाम की बहुत अच्छी रिवीजन भी हो जाए जनवरी और फरवरी में बचे हुए टाइम में। तो उन बच्चों के लिए बहुत गोल्डन चांस है इस बैच से अपनी क्लास 12 की फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कराने का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।